हे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान अफेयर्स का या प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का हमारा ये लास्ट लेक्चर है, द रेडक्लिफ अवार्ड। तो ये इंडिपेंडेंस से पहले ये लास्ट इंसिडेंट था जो हिस्ट्री में हुआ 1947 से पहले। इसके बाद सब कॉन्टिनेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान दो पार्ट्स में था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और जो थर्ड पार्ट सब कॉन्टिनेंट का हुआ वो था इंडिया। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने लॉर्ड माउंटबेटन के प्लान को, जो उन्होंने प्लान अनाउंस किया था कि अब जो है वो इस तरह से डिवीजन होगी, उस सारे डिवीजन की जो भी पार्ट्स थे उन सबको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आप हमारी उस वीडियो को प्लेलिस्ट से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे नेक्स्ट जो इंसिडेंट था हिस्ट्री में वो था रेडक्लिफ अवार्ड, जिसमें ये कहा गया कि अब ठीक है, बाकी सारे एरियाज़ तो जो जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, ठीक है, ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, ये तो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे ही। तो इसके अलावा जो पंजाब और बंगाल, इस पर दो बेसिक इशू थे, बिकॉज पंजाब और बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी थी। ये बहुत ज़्यादा एरिया वाइज बहुत ज़्यादा बड़े प्रोविंसेस थे ये दोनों। तो इंडियंस ने कॉन्स्पिरेसीज करके, या किसी भी तरह से आप ये समझ लें हिंदूज़ ने कॉन्स्पिरेसी करके, या फिर ब्रिटिशर्स ने उनके साथ मिलके ये कहा कि नहीं, पंजाब और बंगाल को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को अलग कर दिया जाए और जो हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ हैं उनको सेपरेट कर दिया जाए। इवन दो के कायदे आज़म मुस्लिम लीडर्स ऐसा नहीं चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि प्रोविंसेस को सेपरेट किया जाए, इस तरह से इनकी डिमार्केशन या इस तरह इनको डिवाइड किया जाए, बल्कि कायदे आज़म ये चाहते थे कि पूरा पंजाब जो है वो क्या कर दिया जाए, पाकिस्तान को दिया जाए। बिकॉज अगर हम ओवरऑल देखें तो ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, और यही तय हुआ था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वो किस तरफ जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो इसके बाद जो है वो फिर अंडर सेक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, तो उसी के अंडर गवर्नर जनरल वाज टू कॉन्स्टिट्यूट अ बाउंड्री कमीशन। तो गवर्नर जनरल ने एक बाउंड्री कमीशन बनाना था। तो उसकी कमीशन की जो रेफरेंस टर्म्स हैं वो ये थी कि बाउंड्री कमीशन इज इंस्ट्रक्टेड टू डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ द पंजाब एंड बंगाल। कि जो कमीशन है उसका काम क्या होगा कि वो बाउंड्रीज बनाएगा दो पार्ट्स ऑफ पंजाब की, कि कौन कौन सी बाउंड्री होगी और कहाँ तक कौन सा पंजाब होगा, ईस्ट पंजाब, और कहाँ तक वेस्ट पंजाब होगा, ऑन द बेसिस ऑफ असर्टेनिंग द कॉन्टिजियस मेजॉरिटी एरियाज ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम। ये जो पार्टीशन थी, या फिर ये जो इस तरह से दो प्रोविंसेस को डिवाइड करना था, वो इसी बेसिस पे था, मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी पर। इन डूइंग सो इट विल आल्सो टेक इनटू अकाउंट अदर फैक्टर्स। तो सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के पार्ट्स को देखना है, बल्कि और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू में रख के और फिर इसकी डिवीजन करनी है। तो लॉर्ड माउंटबेटन के ऑफिशियल प्लान जो उसने अनाउंस किया था, उसकी ये आउटकम था ये रेडक्लिफ अवार्ड, जिसमें ये डिसाइड किया जाना था कि कितना बंगाल जो है वो मुस्लिम्स के पास होगा, पाकिस्तानी मुस्लिम्स के पास, और कितना पंजाब जो है वो हिंदूज़ के पास होगा, इंडियंस के पास। इवन दो के मुस्लिम लीडर्स ऐसा नहीं चाहते थे, बिकॉज ओवरऑल जो मुस्लिम मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स के पास होना चाहिए पाकिस्तान के पास, और जो हिंदू मेजॉरिटी है वो उनके पास होना चाहिए। बट दे वांटेड के इसी तरह से प्रोविंसेस को डिवाइड करके मुस्लिम मेजॉरिटी दे दी जाए इंडियन पाकिस्तानीज़ को, और जो हिंदू मेजॉरिटी है वो किसको दे दी जाए, हिंदूज़ को। बंगाल और पंजाब को डिवाइड करने के लिए जो बाउंड्री कमीशन बनाया गया, उसके चेयरमैन थे सर साइरल रेडक्लिफ। ये इंडिया में आए 8 जुलाई 1947 को, यानी पार्टीशन से जस्ट कुछ मंथ पहले ये यहाँ पर मौजूद थे, इंडिया में आए। इंस्ट्रक्टेड बोथ कमीशंस टू डिमार्केट द बाउंड्रीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। दो कमीशन बने थे एब्सोल्युटली। अब दोनों कमीशन के मेंबर्स कौन थे उनको भी हम देखेंगे अपनी वीडियो में। एक बंगाल कमीशन था बंगाल प्रोविंस की डिवीजन के लिए, और दूसरा पंजाब प्रोविंस की डिवीजन के लिए दूसरा कमीशन बनाया गया। तो उन दोनों कमीशन को इंस्ट्रक्शंस देना काम था सर साइरल रेडक्लिफ का। तो ये रेडक्लिफ अवार्ड जस्ट बंगाल और पंजाब की डिवीजन को ही कहा जाता है। मतलब रेडक्लिफ अवार्ड में किसकी डिवीजन की गई थी, बंगाल और किसकी, पंजाब की, इनटू मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इसी को रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। इसमें कोई और प्रोविंस या और कोई एरिया नहीं आता रेडक्लिफ अवार्ड में। जस्ट जो है ये रेडक्लिफ अवार्ड में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन की बेस पर हम बंगाल और किसकी बात करते हैं, पंजाब की। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि रेडक्लिफ अवार्ड में जस्ट दो प्रोविंसेस की डिवीजन की बात की गई थी, या उनको डिसाइड किया गया था, एक पंजाब और दूसरा क्या है, बंगाल। Commission started their work and the councils on behalf of Muslim League, Congress, Sikhs and other parties presented their arguments। तो इन सब ने मिलके जो है वो क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। अब इस कमीशन के मेंबर्स कौन थे, अब हम उनको देखेंगे। अगर हम पंजाब कमीशन की बात करें तो पंजाब बाउंड्री कमीशन वाज कंसिस्टेड ऑफ जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मोहम्मद मनीर, जस्टिस मेहर चंद महाजन एंड जस्टिस तेजा सिंह। PMS की पाकिस्तान स्टडीज़ की जो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं उनके लिए ये नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर एज बंगाल कमीशन
Commission included Justice C.C. Biswas, Justice Bijan Kumar Mukherjee, Justice S.A. Rahman and Justice Abu Saleh Muhammad Akram। तो ये नेम थे मेंबर्स के कमीशन के जो पंजाब और बंगाल के लिए था। ये एक बात आपको मस्ट याद रखनी है कि रेडक्लिफ अवार्ड जो है पहले ही डिसाइड हो चुका था लॉर्ड माउंटबेटन के अंडर कि कौन से एरियाज पाकिस्तान के पास आएंगे और कौन से एरियाज इंडियंस के पास रहेंगे। लेकिन पंजाब और बंगाल पे जो इशू था इसके लिए बाउंड्री कमीशन डिसाइड किया गया, उसको रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। और रेडक्लिफ अवार्ड में जस्ट पंजाब और बंगाल की क्या की गई थी, डिवीजन। अब वो डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस की गई थी या नहीं की गई थी ये एक अलग इशू है, बट रेडक्लिफ अवार्ड में जस्ट पंजाब और बंगाल को डिवाइड किया गया था इनटू मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज। The chairman Radcliffe didn't participate in public sittings, but progress report was sent to him regularly by air in Delhi. Radcliffe जो है उस टाइम पर दिल्ली में मौजूद थे, तो वो चेयरमैन थे इस रेडक्लिफ अवार्ड के। तो उन्होंने खुद तो पब्लिक सिटिंग्स में खुद फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ऑन डेली बेसिस जो भी प्रोग्रेस रिपोर्ट होती थी, जो कमीशन आपस में ये कमीशन के मेंबर्स और उसके अलावा मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सिक्स और जितनी भी पार्टीज थी वो दोनों सब मिल के बैठते थे और जो भी डिस्कशन होती थी उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी बाय एयर ऑन डेली बेसिस किधर सेंड की जाती थी, रेडक्लिफ को सेंड की जाती थी। रेडक्लिफ कहाँ पर मौजूद थे, दिल्ली में। Finally, both the commissions failed to evolve agreed award due to a host of conflicting interests. अब देखिए जैसे हमेशा से होता आ रहा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस कभी भी एक पेज पर नहीं आते थे, सेम इस कमीशन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एज अ रिजल्ट रेडक्लिफ गेव हिज ओन अवार्ड्स इन पंजाब एंड बंगाल। तो रेडक्लिफ ने हिंदूज के साथ मिलके, हिंदू लीडर्स के साथ मिलके जो है वो खुद ही अपनी जो है वो अपनी तरफ से ये दे दिया कि बस अब ये इस तरह से डिवाइड कर दिया जाएगा। और डिवाइड करके उसने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहाँ से सिग्नेचर भी करवा लिए कि इस तरह से बंगाल और पंजाब को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा जो है वो अनजस्टिस हुआ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। ऐसे बहुत से एरियाज थे जहाँ पर मुस्लिम की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद वो किसको दे दिए गए, हिंदूज़ को। और कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन तो ज़्यादा नहीं थी, बट वहाँ पर मौजूद मिनॉरिटी या अदर कम्युनिटी के मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। बट रेडक्लिफ ने क्या किया कि वो एरियाज़ भी किसको दे दिए, हिंदूज़ को दे दिए, इंडियंस को दे दिए। तो अब वो कौन से ऐसे एरियाज़ थे उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम ये देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई पंजाब को डिवाइड करने में या पंजाब की डिवीजन में, क्या अनजस्टिस किया गया फ्रॉम रेडक्लिफ। इन पंजाब रेडक्लिफ अवार्ड स्नैच्ड अ नंबर ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज फ्रॉम पाकिस्तान, के पाकिस्तान से ना सिर्फ ऐसे एरियाज जहाँ पर कम्युनिटीज़ चाहती थी कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हों, ना सिर्फ वो अलग की गई बल्कि वो भी किए गए जहाँ पर ऑलरेडी मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे। जैसे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वर गिवन टू ईस्ट पंजाब, मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी इन गुरदासपुर, बटाला, अजनाला, अमृतसर, बट हैंडेड ओवर टू इंडिया। ये सारे एरियाज़ में मुस्लिम्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद ये किसको दे दिए गए, इंडिया को। पठानकोट ऐसा एरिया था जहाँ पर मुस्लिम्स कम थे, बट ये एरिया जो है यहाँ पर सारी कम्युनिटीज़ जितने भी लोग मौजूद थे वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक बनाने के लिए रेडक्लिफ ने पठानकोट का एरिया जो है वो किसको दे दिया, इंडियंस को। उसके अलावा ज़रा एंड फिरोजपुर they were also given to India, although कि यहाँ पर भी मुस्लिम्स की तादाद क्या थी, ज़्यादा थी। इसके बावजूद ये एरियाज़ भी किसको दे दिए गए, इंडिया को। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो अगर आपको कोई MCQ आए या फिर जिस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स PMS में होती हैं, तो उनमें ये इसी तरह से एरियाज़ के नाम ही पूछ जाएंगे। ऐसे कौन से एरियाज़ थे जहाँ पर पंजाब में किसकी तादाद ज़्यादा थी, मुस्लिम्स की, लेकिन उसके बावजूद वो किसको दे दिए गए, हिंदूज़ को। और उसके अलावा पठानकोट जो है यहाँ पर इवन दो के मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कम्युनिटी यहाँ के लोग चाहते थे कि वो किस में शामिल हों, पाकिस्तान के साथ। लेकिन फिर भी जम्मू एंड कश्मीर के साथ लिंक बनाने के लिए जो है ये एरिया किसको दे दिया गया, इंडियंस को। राइट, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि पंजाब और बंगाल की डिवीजन पर उसकी बाउंड्री कमीशन बनाने के लिए रेडक्लिफ अवार्ड आया था यहाँ पर। बाकी सारे एरियाज़ की जो डिवीजन है वो कौन कर चुके थे, लॉर्ड माउंटबेटन कर चुके थे कि ये एरियाज़ पाकिस्तानीज़ के पास होंगे और ये एरियाज़ इंडियंस के पास होंगे। बंगाल की पार्टीशन की गई, तो बंगाल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था वो ये था कि कैलकाटा कहाँ पर शामिल किया जाएगा, कैलकाटा को। एक्चुअली कैलकाटा बिगेस्ट इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब था। वहाँ की जितनी भी डेवलपमेंट थी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा डेवलप था ये एरिया। और जितनी भी डेवलपमेंट थी इसकी वो सारी की सारी बंगाल के जो मुस्लिम पेजेंट्री थी उनकी वजह से थी। मतलब वो सारी चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके कैलकाटा भेज रहे थे, और वहाँ पर जिस तरह से इंडस्ट्रियल हब था और जितनी भी डेवलपमेंट हो रही थी वो सारी मुस्लिम्स की वजह से थी। इसीलिए मुस्लिम्स चाहते थे, मुस्लिम लीडर्स चाहते थे
कि कैलकाटा को भी किस में शामिल किया जाए, पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इवेंचुअली क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया था। तो कैलकाटा वाज अवार्डेड टू इंडिया इग्नोरिंग द क्लेम्स ऑफ द मुस्लिम्स, के मुस्लिम्स के क्लेम्स को नहीं सुना गया और रेडक्लिफ ने खुद से ही ये डिसाइड कर लिया कि जो कैलकाटा है वो भी किसको दे दिया जाएगा, इंडियंस को। तो ये दो प्रॉब्लम हुए। दैट्स मीन के रेडक्लिफ अवार्ड वॉज जस्ट फॉर बंगाल एंड पंजाब पार्टीशन, यानी पंजाब और बंगाल की पार्टीशन के लिए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में जो अवार्ड रखा गया वो क्या था, रेडक्लिफ अवार्ड था। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स ऑफ मुस्लिम लीडर्स। वैसे तो मुस्लिम लीडर्स ने बहुत ज़्यादा कुछ कहा इसके बारे में, बहुत सारे लीडर्स ने बातें की इसके बारे में, बट जो इंपॉर्टेंट हमने कोट की, जिनको आप पेपर में कोट कर सकते हैं, वो ये है कि गजनफर अली खान ने इस अवार्ड को डिस्कस्टिंग और अनफेयर कहा। सरदार अब्दुल रब नेश्तर जो उस टाइम पे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने इन अवार्ड्स को डब किया था विच टू हिम वर एक्सट्रीमली अनफेयर एंड अनजस्ट टू पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू MAH इस्पाहानी जो बहुत बड़े राइटर हैं, द अवार्ड वाज एबोमिनेबल एज इट वायलेटेड फंडामेंटल एंड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूअस मेजोरिटी एरियाज। के मतलब वही बात जो लॉर्ड माउंटबेटन ने कही थी कि मेजोरिटी एरियाज जो हैं वो क्या किए जाएंगे, मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज मुस्लिम्स को दिए जाएंगे, पाकिस्तानीज़ को दिए जाएंगे, लेकिन सब कुछ जो भी ब्रिटिशर्स ने कहा उसके अगेंस्ट जाके उन्होंने ये सारी बातें की और बिल्कुल गलत तरीके से ये डिमार्केशन की, बाउंड्रीज की, जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी एरियाज़ की बेस पर बिल्कुल भी नहीं थी। तो हुआ कुछ भी नहीं उसके बाद, बस ये रिस्पॉन्स ही था। उसके बाद पाकिस्तान डिवाइड हो गया, उसके बाद सब कॉन्टिनेंट डिवाइड हो गया दो पार्ट्स में। पाकिस्तान वॉज कंसिस्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान एंड द अदर पार्ट वॉज इंडिया। At the end, by 1947, the animosity between the Hindus and Muslims had grown up, क्योंकि जैसे आपको बताया कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का जो ईयर 2 साल गुजरे, उन्होंने मुस्लिम्स को बिल्कुल बदल कर दिया था फ्रॉम हिंदूज। तो उसके बाद मुस्लिम्स ने कहा, मुस्लिम लीडर्स ने कहा कि हम बिल्कुल भी इनके अंडर नहीं रहेंगे। रिजल्टेंटली लैंड ऑफ प्योर पाकिस्तान अपीयर्ड ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड ऑन August 14, 1947। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस लार्ज स्केल माइग्रेशन स्टार्टेड। अगर रेडक्लिफ अवार्ड में ज्यादती ना हुई होती पाकिस्तान के साथ तो इतनी लार्ज स्केल माइग्रेशन और इससे फिर होने वाले प्रॉब्लम्स कभी भी क्रिएट ना होते कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज अगर हिंदूज को ना दिए जाते। एक्चुअली उस टाइम पे हिंदू लीडर्स ने जस्ट 72 डेज दिए थे मुस्लिम्स को कि अब आप यहाँ से चले जाएं, जो हिंदू मुस्लिम्स चाहते हैं यहाँ से वो चले जाएं इंडिया से। तो इतनी सारी माइग्रेशन हुई, बहुत सारे मुस्लिम्स को इसी वजह से पाकिस्तान माइग्रेट करके आना पड़ा, बिकॉज उनके जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरियाज थे वो भी किसको दे दिए गए थे, हिंदूज को। अगर ऐसा ना किया जाता तो फिर इतनी माइग्रेशन और इतने प्रॉब्लम्स जो इनिशियली पाकिस्तान को फेस करना पड़े वो ना करना पड़ते। It was Radcliffe Award that was responsible for migration. It was flawed planning of Viceroy Lord Mountbatten that contributed to miseries of the migrants. तो फिर जो कुछ हुआ उसके बाद माइग्रेंट्स के साथ और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को जो भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी और पोस्ट पार्टीशन के जितने भी इंसिडेंट्स हैं उनको भी हम 1 by 1 अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। प्री पार्टीशन के तमाम नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पर, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।